ऑलराइट, सो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल का। आज से हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उनमें आता है आपको एटॉमिक साइज, हाँ जी, साइज के बारे में, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा एच जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, एंड लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एप्लीकेशन पार्ट एकदम एंड में, राइट। ये हमें ये फ्लो में हमें पढ़ना है। बट ये सभी फैक्टर्स में, मतलब इन सारे टर्मिनोलॉजीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं वो काम आते हैं जेड स्टार एंड सिग्मा। इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज, एंड इसको बोलते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों चीज। अब भाई ये होता क्या है इसको समझते हैं पहले ना, उसके बाद हम एक एक करके टॉपिक को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि भाई शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ सोडियम। अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो तो आपको मालूम है कि भाई फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, नेक्स्ट में 8 एंड लास्ट में कितना है, 1। अब अगर मैं बात करूं उस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन की, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, इजंट इट। ये हमारा, अच्छा, सोडियम का भाई प्रोटॉन कितना होता है, 11 प्रोटॉन्स आर देयर। तो ये 11 प्रोटॉन्स, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। उसका एटॉमिक नंबर Z था, यहाँ पे वो कितना है, 11। और बाहर की तरफ जो धक्का लगने वाली चीजें हैं वो ये सब कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। एंड इनफैक्ट अभी इस सब शेल में जो आउटर मोस्ट वाला है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई और है नहीं। अगर कोई और रहता तो वो भी उसको पुश करता। तो ये जो बाहर की तरफ धक्का देने वाली बात है, या न्यूक्लियस के इफेक्ट से, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से अंदर आने से उसको रोकने वाली जो बात है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। शील्डिंग और स्क्रीनिंग का यहां पे मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज के इन्फ्लुएंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अंदर ना आ जाए, उसको एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रोकने की एबिलिटी को ही हम शील्ड करना या स्क्रीन करना बोलते हैं। इससे टर्म आया है शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। तो आप कैसे लिखोगे, व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग? द रिपल्सिव फोर्स, व्हाट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग? शील्डिंग और स्क्रीनिंग क्या है, क्वालिटेटिवली इट इज रिपल्सिव फोर्स। शील्डिंग और स्क्रीनिंग, राइट इट डाउन, आई विल टेल यू। शील्डिंग और स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स ऑफ repulsion caused by inner electrons and the electron within the same subshell. Measure of electronic repulsion. Shielding is a measure of electronic repulsion caused by inner electron inner electron inner electron inner electron or the electron present in the same subshell 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 okay, understood। आप इसको ऐसे दिखा लो, what is Z, it is said to be nuclear charge।
भाई न्यूक्लियर चार्ज, ये मैं क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव वैल्यू अगर आप पूछोगे तो क्या होगा, Z इंटू ई। Z इज नंबर ना, 11 प्रोटॉन्स आर देयर, हाउ मच चार्ज इज देयर, 11 इंटू ई। तो अभी मैं नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं। एंड सिग्मा को क्या बोलते हैं, यही हमारा शील्डिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन पे आप देखो क्या हो रहा होगा, नेट में इनवर्ड ही लग रहा होगा इस पे फोर्स, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये स्टेबल नहीं होता, बाहर निकल जाता। भाई सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए ना इसको, तो ये वैल्यू क्या आएगा, Z माइनस सिग्मा के बराबर, और यही वैल्यू को ही हम बोलते हैं Z स्टार। यही फॉर्मूला बोल रही थी तुम धृति, क्यों परेशान होती रहती। Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, अंदर की तरफ Z लग रहा है, बाहर की तरफ सिग्मा, ओवरऑल इस पे नेट अंदर की तरफ कितना लगेगा, Z माइनस सिग्मा। इसी Z स्टार को ही क्या नाम देते हैं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अंडरस्टूड, क्लियर है यहां तक। चल अब हम ना इस वैल्यू को, क्योंकि भाई इसमें आपको क्या नोन रहता है, आपको Z नोन रहता है, Z आपको मालूम रहता है भाई कितना एटॉमिक नंबर है, वहीं से Z मिल जाएगा। सोडियम की बात करूंगा तो Z11 है, मैग्नीशियम की बात करूंगा तो 12 है, एल्यूमिनियम की बात करूंगा तो 13 है, पोटेशियम की बात करूंगा तो 19 है। Z एक नोन वैल्यू, क्या अननोन है हमारे लिए, सिग्मा। भाई कैसे निकाले, है ना, तो सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है। Z इज अ नोन पैरामीटर। अब कहोगे सर सिग्मा, जैसे आप Z में आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम है, और वहीं से आप Z बोल दे रहे हो, तो उसी तरीके से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, वो क्या सिग्मा नहीं होगा, तो आंसर है नहीं। एक प्रोटॉन की अट्रैक्टिंग एबिलिटी और इलेक्ट्रॉन के रिपेल करने की एबिलिटी, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन पोजीशन अलग अलग जगह से होने के वजह से, उनके डिस्पर्स होने के वजह से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब कि प्रोटॉन का पावर डोमिनेटिंग साइड में है, इलेक्ट्रॉन का पावर थोड़ा आप कह सकते हो सुपर शेड हो गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ देयर डिस्पर्स नेचर। क्योंकि ये अकेले यही नहीं है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी 2-4-5% केसेस में ये इसके बाहर भी है। आ रहा है बात समझ में। तो इसलिए अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन यहीं प्रेजेंट रहते तब तो हम सिंपल सिंपल काउंट कर लेते सिग्मा कितना है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। तो इसके बारे में एक वैल्यू कैलकुलेशन के लिए एक साइंटिस्ट ने मेथड बताया था, जिसको हम स्लेटर रूल के नाम से जानते हैं। स्लेटर रूल, स्लैटर रूल, जो भी आप बोलना चाहते हो, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। वो कैलकुलेशन पे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मैं फिर भी कराऊंगा आपको, ताकि आप ये आइडिया समझ सको कि किस पे सिग्मा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, किस इलेक्ट्रॉन का कितना है। अब चलो यहीं पे थोड़ा समझाता हूं मैं, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन, देखो कभी भी जो फोर्स लिखते हो बेटा ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है चार्ज और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस। तो अभी जो मैं Z या सिग्मा रिपल्सिव फोर्स बोला मैंने, क्वालिटेटिव इसलिए लिखवाया, मतलब क्वांटिटेटिव नहीं है कि पता लगा रेडियस को भी काउंट कर रहे हैं, हम उसमें सिर्फ चार्ज के इफेक्ट को देख रहे हैं, साइज के इफेक्ट को हम उस रिपल्शन में नहीं देख रहे। क्लियर, उस साइज के इफेक्ट को नहीं देख रहे। अच्छा, क्योंकि आप लोग +2 में पढ़ चुके होंगे कि भाई अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली किसी शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम कैसे अज्यूम करते हैं, कहां प्रेजेंट है वो, न्यूक्लियस पे। ऐसा मानते हो ना, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो। तो अब आपको मालूम है कि भाई इसके अंदर S भी है, P भी है, सबकी अपनी एबिलिटी अलग अलग होगी, भाई सेम तो हो ही नहीं सकता, बोलो, क्योंकि सभी स्फेरिकल नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जितना वो अंदर होगा उतना वो न्यूक्लियस पे चार्ज को रखना ज्यादा कन्वीनियंट होगा, जितना वो इसके नजदीक होगा, इसके नजदीक, उतना ही चांसेस उसके बाहर जाने के भी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए इंटरेस्टिंगली जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग वैल्यू ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छे से शील्ड करते हैं।
न्यूक्लियस को वो शील्ड करते हैं ज्यादा अच्छे से, उसको शील्ड कर रहे हैं बेसिकली, इसको बाहर की तरफ रोकने का काम कर रहे हैं। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, न्यूक्लियस को शील्ड करने की एबिलिटी यही तो कर रहा है, जेड माइनस सिग्मा ही तो कर रहा है, शील्ड करने की एबिलिटी या इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से बचाने की एबिलिटी। आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, जितने अंदर चले जाओगे इलेक्ट्रॉन का पावर उतना ही अच्छा हो जाएगा शील्ड करने के मामले में, शील्डिंग के मामले में मैं बात कर रहा हूं। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे निकालना है। पहले ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सबने कर लिया, इसको कर लिया, और चलो देखते हैं। तो कभी पूछे व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन not the nuclear charge, the charge which is experienced by an outer electron। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना वो एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस क्या कर रहा होगा, जेड माइनस सिग्मा ना, ये बात लिखो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, effective nuclear charge is the charge experienced by लिखो लिखो द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या नोट करके लिखना है, इट इज लेस देन द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है बेटा, जेड, बस उतना ही है वो। इट इज लेस देन द न्यूक्लियर चार्ज ना, क्यों लेस हो रहा है, क्योंकि सिग्मा आ रहा है बीच में। ठीक है, डायग्राम बनाया है ऐसे सबने, बनाया ना, ठीक। चलो अब देखते हैं, हेडिंग डालो, स्लेटर रूल लिखो, स्लेटर रूल। लिखो, दिस इज यूज टू कैलकुलेट, used to calculate the value of sigma, this is used to calculate the value of sigma for, this is used to calculate the value of sigma for the value of sigma for different electrons, different electrons present in different subshells in an atom। all right, in an atom, करेक्ट। तो इनका रूल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक भाई, कौन कौन से रूल थे भाई, अफबाउ, हंस रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसके बाद आपको स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ, राइट स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन।
अब स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन करते कैसे हैं? तो देखो, वी सिंपली मेक अ ग्रुप 1s 2s 2p, मतलब sp का एक ग्रुप बनाते हैं, ns np आर केप्ट इन द सेम ग्रुप, ब्रैकेट के अंदर जो मैं रख रहा हूँ उसको एक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। फिर 3s 3p को इकट्ठे एक ग्रुप में रखते हैं एंड फिर 3d को बाहर रखते हैं, फिर 4s 4p को इकट्ठे रखते हैं, 4d को बाहर एंड 4f को बाहर एंड सो ऑन वी को। आप देख रहे हो, इसमें ध्यान से देख रहे हो क्या हो रहा है? दिस इज रिटन इन ऑर्डर ऑफ शेल अरेंजमेंट, फर्स्ट शेल को पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, n+l रूल वगैरह नहीं लगाना। स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन करने, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं इसको करना नहीं है, बेसिकली आपको फिलिंग पहले ही कर लेनी है, इसके हिसाब से रीअरेंज करना है। रीअरेंज बेसिकली राइट स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन के बजाय रीअरेंज एज पर स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड। अब मैं एग्जांपल करता हूं, उसके बाद फिर हम आएंगे। जैसे मान लो क्रोमियम का मेरे को लिखना है, तो आपको मालूम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 एंड 3d5, सबको मालूम है। अब मेरे को स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई 1s का ग्रुप बनाया मैंने, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे बस वही उठा के रख देना है। 2s 2p का मैंने ग्रुप बनाया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो एज इट इज रख दिया। फिर 3s 3p का मैंने ग्रुप बनाया, जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एज इट इज रख दिया। फिर 3d का मैंने ग्रुप बनाया अलग से, और जो इलेक्ट्रॉन थे वैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन में कोई भी इधर उधर चेंजेस नहीं करना है, बस उनके अरेंजमेंट को ऐसे लिख देना है। 4s मैंने लिखा, 4p में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 4p 0 कर दो। दिस हाउ स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन। कर लिया नोट? हम्म। हो गया बेटा? तो भाई आपको स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना? इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आप सेलेक्ट करो किस इलेक्ट्रॉन पे आपको सिग्मा वैल्यू चाहिए। जैसे मान लो कि क्रोमियम का गया, मैं आपसे पूछता कि भाई बताओ 4s पे कितना शील्डिंग पावर, मतलब शील्डिंग लग रहा है इनर इलेक्ट्रॉन्स के। फिर मैं बोलता कि ये भाई 2p जो 6 है ना, इस पे कितनी लग रही है वैल्यू सिग्मा की, या इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। जेड स्टार निकालना है तो सिग्मा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जेड नोन होता है, सिग्मा तो अननोन है, तो सिग्मा आपको निकालना। देन यू हैव टू सेलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे थोड़े दो अलग अलग रूल हैं, दो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन के लिए। sp के कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए अलग रूल है, एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन dnf का हो गया तो उसके लिए रूल अलग है। इलेक्ट्रॉन अगर s और p का है तो उसके लिए रूल अलग है, एंड अगर dnf का है तो उसके लिए रूल अलग है। याद रहेगा सबको? चलो देखते हैं, लिखो लिखो। रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा वैल्यू, रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा वैल्यू फॉर s और p इलेक्ट्रॉन, फॉर s और p इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उसमें s और p इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना s और p इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं टेबल बना रहा हूं, सीरियल नंबर, यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, with respect to chosen electron or selected electron, and sigma value,
सिग्मा कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन ना। देखो तो सबसे पहला है कि भाई जैसे मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूं, 2p6 एंड देन 3s2 एंड 3p6 एंड देन 4s2 4p मान लो 6 आ रहा है एंड देन 4d 10 आ रहा है, राइट। लेट अस अज्यूम सम कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट। एंड अगर मेरे को निकालना किसके बारे में बेटा, से फॉर एग्जांपल मेरे को इस पे निकालना है, आई हैव चूजन दिस p इलेक्ट्रॉन 3p इलेक्ट्रॉन और मेरे को वहां पे क्या निकालना है, सिग्मा वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका रूल ये बोलता है कि जो भाई बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना जिसको आपने सिलेक्ट किया है, बाहर वाले मतलब इसके राइट साइड वाले, ये बाहर वाले हो गए क्योंकि उनके साइजेस थोड़े ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द इनर वन। 4s का साइज बड़ा होगा ना 3p से। तो आउटर इलेक्ट्रॉन कभी उसको रोकते नहीं है, तो उनका जीरो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का देने में। आप कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में भी आएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाएगा और गर्त में डाल देगा। देखो यहां से रिपल उल्टा अंदर की तरफ ही धक्का दे रहा है, इसका काम क्या था, बचाने का, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब देखो इधर से देखोगे तो आपको लगेगा अंदर देख रहा है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ गया तो बचा भी रहा है, इसलिए ओवरऑल इसका नलिफाइड इफेक्ट हम मानते हैं। सो आउटर इलेक्ट्रॉन का जीरो कंट्रीब्यूशन होता है। आउटर इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू चूज एन इलेक्ट्रॉन, और इसी को इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट साइड ऑफ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट साइड ऑफ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन या चूजन इलेक्ट्रॉन, इनका वैल्यू क्या होता है, जीरो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, अब रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि भाई जितने भी आपने यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं उनमें जो सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, जैसे मेरे को अगर 3p का निकालना था तो इसके ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट है, 3s एंड 3p, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रुप डेजिग्नेट करता है, दिस इज अ ग्रुप, एक ब्रैकेट एक ग्रुप हुआ। तो बोलते इसके अंदर सेम ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिपेल करने का एबिलिटी 35% होता है प्रोटॉन के अट्रैक्ट करने की एबिलिटी से, इसलिए 0.35 मानते हैं। सो इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ब्रैकेट या आप बोल सकते हो ग्रुप, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उसी ग्रुप के अंदर हो उनका कंट्रीब्यूशन 0.35, देख रहे हो काफी कमजोर। अब खुद आप दिमाग लगा सकते हो, भाई सेम ग्रुप में है तो कभी इसको रिपेल करेगा, कभी इस साइड की तरफ आ गया, मतलब इफेक्टिवली रिपेल करेगा, कभी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कम होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, और अंदर आ जाओ कि भाई चलो वो ग्रुप नंबर तो आपने देख लिया सर, वो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई n की वैल्यू होगी उसके लिए। अब s एंड p का एक ग्रुप है तो उसके पीछे आएंगे तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे कोई भी s और p ले लो, अगर थर्ड आपने लिया था तो अब इसके पीछे आओगे तो ये सेकंड हो जाएगा। यानी अब मैं बात करूंगा, धीरे धीरे अंदर आ रहा हूं ना, n-1 वनथ शेल electrons present in n-1th shell with respect to selected electron, यानी n किससे काउंट हो रहा है, जहां पे n कहां काउंट हो रहा है, n is shell number of selected electron। तो उस हिसाब से n-1th shells electron will have contribution 0.85, देख रहे हो पावरफुल हो गया।
n-1th यानी थोड़ा अंदर आए तो उसका कंट्रीब्यूशन, इसको रोकने में कंट्रीब्यूशन, शील्ड करने में 85% कंट्रीब्यूशन, अभी भी प्रोटॉन के बराबरी नहीं कर पाया है। लेकिन अब फर्दर इनसाइड आ गया ना, फर्दर इनसाइड, फर्दर इनसाइड, फर्दर इनसाइड कर लिए तो ये पूरा पूरा वन हो जाता है। मतलब अब जाकर के एक इलेक्ट्रॉन की धक्का देने की एबिलिटी और प्रोटॉन की खींचने की एबिलिटी बराबर है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये 100% करेक्ट है, मैं बता रहा हूं स्लेटर ने ऐसा बताया था। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम थोड़े कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, एक आधा देखते हैं आप लोग क्या दिमाग लगाते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। राइट द स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर iron and calculate Z star and sigma on। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सबसे पहला मैं लिख रहा हूं 1s इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिख रहा हूं 2s, तीसरा लिख रहा हूं 2p, चौथा लिख रहा हूं 3p, पांचवा लिख रहा हूं 4s। दैट्स इट, सभी के लिए 5 क्वेश्चन है बेसिकली आपको करने हैं इनको। देखो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें sp आए, डी वाले के लिए रूल अलग है, एफ के लिए रूल अलग है। चलो शुरू हो जाओ।
हाँ जी, कर लिया। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले देख लेते हैं ना तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन सही कर रहे हो या नहीं है, वही गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ है। आयरन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 4s2 3d6 आयरन है ना, 26 होता है इसका। 26 d6 27 d7 28 d8 29 d10 ऐसा होता है ना। हाँ जी, अब क्या करेंगे, स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई। तो आएगा ऑफ आयरन दैट विल बी 1s2 and then 2s2 2p 6 and then 3s2 3p है ना। मैंने सबसे पहले किसके लिए बोला था कैलकुलेट करने, 1s के लिए। अब आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया, इसकी n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सारे रूल उसके हिसाब से सोचना। अच्छा, इसी के अंदर आपने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भैया, इस पे 2 है, तो एक पे आपको निकालना है, तो दूसरा बचा रह गया ना, एक ही बचा रह गया ना, तो क्या लिखोगे आप, 1 इंटू 0.35। सेम ग्रुप के लिए कितना था, 0.35। आउटसाइड वालों के लिए क्या है, सबके लिए कोई मतलब नहीं है, सब जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। बच्चा एक ही है, दोनों का तो नहीं ऐड कर दिया भाई। एक पे आपको फोर्स निकालना है तो एक ही उसको रिपेल कर रहा होगा ना। तो ये है सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ऑन 1s कितनी आ गई, 0.35। अंडरस्टूड। और जेड स्टार कितना आ गया बेटा, तो z माइनस सिग्मा, z की वैल्यू कितनी है, 26 माइनस 0.35 कितना आ गया, 25.65। ये इतना। सबको क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा मैंने बोला था, सिग्मा ऑन 2s। जब आप 2s निकालने जा रहे हो, ध्यान से सुनो, 2s निकालने जा रहे हो तो 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। एक पे निकालोगे तो एक ही बचा रहेगा देखने के लिए, तो सिग्मा ऑन 2s निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा इस जगह से, यानी हाँ 0.35 इंटू 1, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। और राइट साइड वालों का तो सबका जीरो ही होगा। इस इसके राइट जितने भी है, यहां से लेके यहां तक सबका क्या हो गया, जीरो। अब प्लस अंदर वाला देखो, आपने क्या पढ़ा, सेम ग्रुप वाला हो गया, बाहर वाला हो गया, सेम ग्रुप वाला हो गया, n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी आ गई थी इसके लिए, 2 था ना, तो n-1 का मतलब क्या हुआ, 1 है। इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 इंटू 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन है अंदर, 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ गया ये, 1.7 प्लस 0.35, 1.7 2.05। सिग्मा इतना है तो जेड स्टार कितना होगा भाई, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना था, 26 माइनस 2.05 कितना आ गया ये, 24 पॉइंट आएगा ना बाबा, जी 23.95 आएगा। क्या कर रहे थे, 95 आ रहा है ना। सबको क्लियर है, चलो ओके। अब आते हैं किसके लिए, 2p के लिए देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिटा दूं ये सब। देखो होना भी चाहिए ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस पे होना चाहिए, जो न्यूक्लियस के नजदीक है। 1s पे ज्यादा आ भी रहा था, ओजस्विन ध्यान से देखो। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन हमारा सिलेक्शन, सिग्मा ऑन 2p, 2p भी देखते हैं, तो बाहर वालों का सबका जीरो हो गया। अब देखो सेम ग्रुप के अंदर कितने हैं, 2p कितना है, 6 है। अब ध्यान से देखना, इधर और इधर दोनों को सेम ही ग्रुप में मानेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में, 8 है ना, 6 to 8। टोटल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं वो बात ध्यान सुनो, 6 and 2 मिला के 8 हुए,
8 में से एक इलेक्ट्रॉन पे आपको देखना था तो उसको छोड़ दो, कितने बचे? 7। तो 7 इंटू 0.35, सेम ग्रुप वाली बात। यहाँ ग्रुप का मतलब वही बोल रहा था, एक ब्रैकेट वाला। ठीक है, ध्यान देना, जब मैंने एस देखा तो ये राइट साइड हो गया था, इसका कंट्रीब्यूशन 0, लेकिन जब इसको देख रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड में इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए दोनों को ऐड कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन समझ आ रहे हैं ना? 6 to 8 के बजाय मैं 7 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि किसी एक पे तो आप खुद निकाल रहे हो ना वैल्यू, तो बचे हुए इस पे रिपल्सन क्रिएट कर रहे होंगे। तो अब आ गया यहां तक। अब इसके बाद n-1 ही आ गया, 1s। तो 2 इंटू 0.85 कितना आया भाई वैल्यू? ये 1.7 प्लस 2.45 कितना आ गया ये? 4.15। तो Z स्टार कितना आ गया ऑन 2p? 21.85। अब मेरे ख्याल से कर लोगे यार तुम लोग, ठीक है। इसके बाद मैंने कौन सा पूछा था? 3p पूछा है। आओ चलो देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ करना है, सब करना है। अच्छा नहीं किया क्या अभी तक? करो करो करो, जल्दी करो।
चलिए भाई, हो गया। चलो भाई, 3p आपने किया। अब देखो, जैसे ही आप 3p करोगे तो n की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 3। ये क्या हो गए फिर? n-1 वाले, और ये फर्दर इनसाइड हो गए। तो 3p में आपने सेलेक्ट किया तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5 यहाँ बचा और 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 7। सेम ग्रुप के लिए रूल क्या लगता है? 0.35 का। इसके राइट साइड वालों का क्या है? 0 है। अब n-1 वालों का क्या था? 0.85। भाई कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 8। एक इलेक्ट्रॉन का 0.85 है, 8 का इतना आ जाएगा। और फर्दर इनसाइड वालों का कितना होता है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 into 1। टोटल कितना आ गया सिग्मा? 11 पॉइंट, हाँ जी। तो जेड स्टार कितना आ गया? 14.7। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, यानी इलेक्ट्रॉन अंदर ज्यादा होते जा रहे हैं, उस पर सिग्मा बढ़ता जा रहा है। नेचुरल सी बात है, जितना बाहर जाओगे उतने ज्यादा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसको बाहर पुश करेंगे, तो इस वजह से हो जाएगा यहाँ पे ना। सिग्मा ऑन ऑन कौन सा था ये? 3p। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड इज 4s। इस पे निकाला है आपने? तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 4। तो n-1 ये सब के सब हो गए, पूरे के पूरे n-1 हो गए। तो अब यहां पे मैं करूंगा तो वही सेम ग्रुप वाली बात, 0.35। एक इलेक्ट्रॉन पे हम निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा फिर, तो 1 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 6, 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, और उसके बाद वाले ये सब हो जाएंगे प्लस 10 इंटू 1। दिस इज फॉर सिग्मा ऑन 4s। कितना आ गया? कितना आ गया बाबा, बताओ ये? 21.90 आ गया। तो जेड स्टार कितना आ गया 4s पे? 26 माइनस 21 पॉइंट। आप एक बार दोबारा चेक कर लो बेटा। ट्वेंटी फोर पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट आ गया ना? हाँ। अब बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है? हाँ बिल्कुल, जिसपे सबसे कम फोर्स लग रहा है। जेड स्टार मतलब क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टुवर्ड्स इनसाइड। तो जितना कम होगा उतना इजी होगा निकालना। इसीलिए कभी भी आयोनाइज करते हैं तो आउटसाइड वाले को निकालते हैं, अंदर वाले को नहीं निकालते। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। अच्छा, अब देखो, एक याद है आपको, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं कि मैं 4s में भरूं या 3d में भरूं। तो n+l रूल वाले से हम 4s में भरते थे, और शेल के हिसाब से चले तो पहले 3d भरना चाहिए फिर 4s भरना चाहिए। तो अब आप यहां से चेक करोगे ना, आपको यहां पे वैल्यूज फिर भी ठीक आएंगी। जैसे अगर आप 4s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उस पे जेड स्टार निकालो ना। 4s पे जेड स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो मैं बात, अरे बाबा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो, दो इलेक्ट्रॉन पे आपने निकाला है ना, 0.35 कम हो जाएगा उसमें। ठीक है, यहां निकालो। और अगर 3D में भर रहे हैं तो निकालो। तो नेचुरली जिसमें ज्यादा वैल्यू आएगी जेड स्टार की, जेड स्टार, सिग्मा नहीं, जेड स्टार, उसमें हमें रखना चाहिए, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जब निकाल के देखोगे ना 3D में रख करके और 4s में, तो आपको दिखेगा कि भाई 4s में रखने से ज्यादा फायदा होता है। और भर देने के बाद कहानी बदल जाती है, वो भी आप इससे चाहोगे तो वेरीफाई हो जाएगा ना। चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 2 लिखो। व्हेन सेलेक्टेड या चूज एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डी और एफ। रूल 2 लिखो, लिखो रूल 2।
कितना आ रहा है? अब वो तुम लोग देख लो यार, इसमें मैं क्या बोलूं। कितना आ रहा है सिग्मा फॉर 4s? 25 आ रहा है, देख लेना, मतलब इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने लिख तो दिया है उसको। मैं जेड स्टार की वैल्यू कितनी आएगी अभी? कितना आएगा ये? 3.75 फॉर 4s ना। चलो इसको करेक्ट कर लेना सब लोग। आओ आगे बढ़ते हैं। सो लिखो, इफ द इलेक्ट्रॉन is present, if the chosen electron is present in, selected electron is present in D और F सबशेल, अगर इसमें प्रेजेंट है तो क्या करें? तो इसमें भी देखो रूल यही है आपका, सीरियल नंबर एंड टाइप ऑफ chosen electron, sorry, type of electron with respect to chosen electron and sigma contribution। सबसे पहला वही चीज है भाई, आउटर इलेक्ट्रॉन्स और electrons to the right side with respect to selected electron, सेम वेल कहानी है इसका। कितना होता है? 0। नेक्स्ट, electrons present in same bracket 0.35 होता है। एंड हाँ बिल्कुल सही, बाकी उसको छोड़ करके लेफ्ट साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबका 1 होता है। तो इसमें यानी 0.85 वाला कहानी खत्म हो गया, n-1 वाला कोई रूल। all the electrons in left side with respect to selected electron, कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1। ठीक है, दे हैव कंट्रीब्यूशन 1। हो गया कंप्लीट? बोलिए। तो 1 2 एंड 3 ये सारा दिमाग में रखना है। अब चलो, अगर ये बात समझ गए हो तो नाउ यू कैलकुलेट दी Z स्टार एंड सिग्मा ऑन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। ट्राई सिग्मा ऑन 3D एंड Z स्टार ऑन 3D, निकालो जल्दी करो। फॉर आयरन, आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन। Find the value of sigma and Z star on 3D electron of iron.
हो गया? चलो देखते हैं हम। कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल देंगे वैल्यू। सबसे पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, फिर स्लेटर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरे को 3D में निकालना है। अब बताओ, इसके राइट साइड वालों का तो 0 हो गया, इसके ब्रैकेट के अंदर यानी सेम ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए? 5 इंटू पॉइंट, राइट। एंड इसके लेफ्ट में जितने भी हैं, एन वगैरह आप भूल जाओ, जितने भी लेफ्ट साइड में सबका 1, कितना हुआ? कितना हुआ? 18 हो गया सीधा। तो अब कितना आ गया सिग्मा ऑन 3D? 19.7। जेड स्टार कितना आ गया? 6 पॉइंट 6.25, है ना? चलो ठीक है। सो अब आपको सारा कैलकुलेशन आ गया। ये बताओ जेड स्टार 4s पे कितना आया था? 4 समथिंग आया था ना? 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अब एक चीज और समझो यहाँ पे, लाइक जब भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसको निकालना इजी है, 4s को या 3D को? जेड स्टार के हिसाब से देख के बताओ। 4s, समझ आ रहा है? क्योंकि भाई जेड स्टार ऑन 4s हमारा कितना आया था? 3.75 आया था। और ये जेड स्टार ऑन 4s कितना, सॉरी 3D कितना है? तो भाई जिस पे ज्यादा अट्रैक्शन उसको निकालना डिफिकल्ट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भरते समय हम पहले किस में भर रहे थे? एस में। और निकालते समय किससे निकाल रहे हैं? उससे, उसी से निकाल रहे हैं। पहले जिसमें भर रहे थे उसी से निकाल रहे हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। जिसको पहले आप भर रहे हो उससे निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए, लास्ट वाले से निकलना चाहिए, 3D से निकलना चाहिए। बट इसलिए मैं आपको बोला था कि बेटा रीअरेंज कर लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद है कॉन्फ़िगरेशन? अरे बाबा याद आ रहा है तुम लोग को, याद आ गया ना? चलो ठीक, ग्रेट। सो अब देखो, आपको जेड स्टार का पूरा आइडिया लग गया कैसे निकालना चाहिए। इसी में ना एक रूल थोड़ा सा अलग सा है कि जो हीलियम का इलेक्ट्रॉन है ना, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन ही। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालो हीलियम के केस में, तो इनके केस में निकालने के लिए बोलते हैं कि भाई 1s2 ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है ना, वो 0.35 नहीं होकर के सिर्फ 3 होता है, 0.3 होता है। तो जो हम रूल लिख रहे थे ना 0.35 इन द सेम ग्रुप, हीलियम के लिए वो सिर्फ 0.3 होता है, उसको छोड़ के बाकी सबके लिए वो 0.35 होता है। तो आई थिंक इतना माइन्यूट लेवल पे कभी पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये नहीं आता है। अगर आया तो आप ध्यान रखना कि इसके लिए 0.3, 0.5 और कम हो जाता है इसके लिए, हीलियम के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ग्रुप एंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एंड टॉप टू बॉटम जाने पे जेड स्टार का वेरिएशन कैसा होता है। ठीक है, देखते हैं, चलो लिखो तो। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा ये समझेंगे, अरेंज द फॉलोइंग, लिखो अरेंज द फॉलोइंग arrange the following ions in increasing order of Z star value. चलो, arrange the following ions
अरेंज द फॉलोइंग आयोन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बोलो, जेड स्टार वैल्यू। करो तो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सर अभी तो आपने बताया था जेड स्टार निकालना होता है कोई ना कोई सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन दे करके, जब कुछ नहीं बोला हो तो बाय डिफॉल्ट है आउटर मोस्ट के लिए निकालो, ठीक है ना, सभी के आउटर मोस्ट के लिए। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, सरदर्द हो रहा होगा, थोड़ा अच्छे से देखो इसको, अच्छे से देखो, मैंने कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज दे रखा है इसमें, कुछ स्पेसिफिक चीज इसके अंदर दे रखा है, इनको ध्यान से देखो। सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, काउंट करो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है सभी में, देखो ना, दे आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है सबको? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नेगेटिव डाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, सबके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो जब सबका 10 ही इलेक्ट्रॉन है तो सबका कंफिग्रेशन भी सेम हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, सबका स्लेटर कंफिग्रेशन भी सेम हो जाएगा, रूल भी सेम लगेंगे आउटर मोस्ट पे, सिग्मा भी सबका सेम आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा जेड से कर देना था, क्योंकि जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो जिसका जेड ज्यादा हुआ जेड स्टार भी, किसका जेड ज्यादा होता है भाई, एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, इसका कितना होता है 8 एंड इसका 9, तो सबसे खराब किसका होगा, -2 का। इससे बेटर कौन होगा, F माइनस, इससे बेटर कौन होगा, आया समझ में? तो ये देख लो थोड़ा, इसको देख, ये बहुत बहुत बार पूछता है यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, एनालिटिकल है, बस एनालिसिस करो, आंसर करो। ये किसका ऑर्डर मैंने बताया, जेड स्टार का। सिग्मा का क्या है, सबके लिए सेम है, O-2 इज इक्वल टू F माइनस इज इक्वल टू Na प्लस इज इक्वल टू Mg2 प्लस इज इक्वल टू Al3 प्लस, बिकॉज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, विल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। सबको क्लियर हो गया, ये याद रहना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, तुम दिमाग में रखना है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जेड स्टार का ऑर्डर बताओ, आई प्लस आई माइनस, टेल मी द ऑर्डर ऑफ जेड स्टार ऑर्डर फॉर आई प्लस एंड आई माइनस। किसके लिए पूछ रहा हूँ, कुछ ना बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड क्या है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सबसे बाहर वाले कॉन्फ़िगरेशन। बोलो भाई, चल बताओ भाई, किसका ज्यादा होगा इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है ये, नहीं, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए उसका सिग्मा ज्यादा हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब क्या हुआ, कम इलेक्ट्रॉन, और ये तो न्यूट्रल था। तो सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, आई प्लस से बेटर आई का, और उससे ज्यादा आई। अरे समझ आ रहा है क्या, कॉन्फ़िगरेशन करके, मतलब किसी में हो रहा होगा 2p5, तो किसी में 2p4, और किसी में 2p6, सॉरी 2p नहीं, ये कौन सा आयोडीन है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 2 3 4 5, ये 5 वाले होंगे सब, 5p में होगा। कुछ पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, 5p6 एंड 5, बाकी अंदर वाले सबके सेम है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका सिग्मा नेचुरली एक कम है, मतलब 0.35 ही कम होगा, बट होगा ना, इसका थोड़ा ज्यादा और इसका थोड़ा और। सिग्मा वैल्यू का ऑर्डर ये आएगा,
तो जेड स्टार का वैल्यू का ऑर्डर, क्योंकि जेड इस बारी सेम है, इस बारी जेड तीनों का सेम है, प्रोटॉन तीनों के सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो जेड स्टार का आंसर क्या आ जाएगा इस बारी, बोलो, आई प्लस का ज्यादा, एंड देन आयोडीन, एंड देन अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ तुम लोग ना इसमें किसको आयोनाइज इजीली कर सकते हैं, किसको आयोनाइज इजीली, तो जिन पे अट्रैक्शन कम लग रहा हो। अट्रैक्शन कैसे मेजर करते हैं, जेड स्टार से, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आई प्लस पे लग रहा है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी डिफिकल्ट होगा, सबसे कम। मैं क्वेश्चन यहां पे भी पूछ सकता था, इनमें सबसे आसानी से कौन आयोनाइज होगा, तो बोलोगे जेड स्टार का ऑर्डर देखो सर, उसका ठीक उल्टा कर दो, वही आंसर आएगा, आयोनाइज करने की एबिलिटी। मैं इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि भाई साइज का ऑर्डर मेरे को बता दो, तो जब सभी के पास 2p में ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 2p वाले में, तो जिस पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस की तरफ से, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइजेस छोटे हो जाएंगे, सो आई कैन गो फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, आई कैन गो फॉर एटॉमिक साइज। क्लियर हुआ, तो बल्कि यहाँ पे आप चाहो तो साइज का भी आंसर लिख सकते हो, साइज सबसे बड़ा होगा O माइनस टू, F माइनस, Na प्लस, Mg 2 प्लस, Al 3। सबको क्लियर हो गया ये, हाँ, चलो अब एक थोड़ा जल्दी से करोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, पीरियोडिक ट्रेंड अब लिखते हैं हम लोग ना, पीरियोडिक ट्रेंड मिटा दूं इसको? पीरियोडिक ट्रेंड देखो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीथियम एंड इन सभी के लिए क्या आप मेरे को जेड स्टार की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करके बता सकते हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, करके तो एक बार ही देखो। अच्छा ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, इसको कर सकते हो, इनका क्या आप मेरे को जेड स्टार का ऑर्डर बता सकते हो, क्या क्या वैल्यूज हैं फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ तो। अरे एक करो दूसरे में जल्दी जल्दी निकलेगा, बहुत हल्का सा पैटर्न है, जल्दी करो।
हो गया बेटा? चलो भाई, लिथियम का बताओ। लिथियम का 1s2 2s1। तो अब भाई कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लेंगे, इसमें सिग्मा वैल्यू निकालना है 2s का, आउटर मोस्ट यही है। तो यार इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है 0.35 में, भाई एक पे निकालना है और एक ही है ही, तो कोई है ही नहीं उस ग्रुप में। फिर इधर वाले का कितना हो गया, 2 इंटू 0.85 कितना आया 1.7। तो जेड स्टार कितना आ गया भाई, एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 माइनस सिग्मा, 3 माइनस 1.7 कितना आ गया 1.3 ना। क्या कर रहे हो उदय सिंह, 1.3 आ गया। ऐसे ही बेरिलियम देखो, आसान है, एक बारी पैटर्न पकड़ में आ गया ना, बड़ा इजी सा है ये। यहां पे देखो कितना आएगा, एक ही बचा भाई, एक पे निकालना है, एक बचा, आउटर मोस्ट का ही निकालना है। अंदर वाले का कितना 0.85 इंटू 2, दोनों जोड़ दो 1.7 प्लस 0.35। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है 2.05। कुछ देख पा रहे हो क्या तुम लोग यहां से, इनमें देख पा रहे हो क्या सिग्मा की वैल्यू में डिफरेंस कितना का आया 0.35 का। और अगला इलेक्ट्रॉन भी 2p1 में आएगा, उसी ग्रुप का पार्ट है वो, तो 0.35 और बढ़ जाएगा। सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है, तो जेड स्टार 0.65 से बढ़ रहा होगा। जेड स्टार निकालो, यहां पे निकालो कितना आ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 माइनस 2.05 कितना आ गया 1.95। ये सुनो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.35 का डिफरेंस तुमको दिख रहा है। अरे बाबा, इसमें बात कर रहा था मैं, इन दोनों में जेड स्टार वैल्यू में ना कितना आ गया 65 का डिफरेंस आ रहा है, यानी ये 2 पॉइंट कितना है, सॉरी 1.95 का। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 1.95 में 0.65 जोड़ दो, जोड़ो 0.65 जोड़ोगे तो 2.6 आ जाएगा, बोलो भाई। फिर और जोड़ दो ऐसे ही 0.65, 3.25, फिर और जोड़ दो ऐसे ही 0.65। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वह इन दोनों में डिफरेंस कितना है 0.65 का। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, आप करके देखोगे वही आएगा, करते चलिए। क्या समझ आया आपको, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ जेड स्टार ग्रेजुअली इंक्रीजेस। नोट करके लिखो, यही कंक्लूजन के लिए मैं इतना काम करवा रहा था तुम लोग। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, when we move from left to right in a period, the value of z star gradually increases, gradually increases। बोलो, अब ये लास्ट कर दो आप ना आउटर मोस्ट के लिए, या इसको कल करें, चलो कल करते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके लेके आना, क्लास में टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए।